नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए सेकेंड ईयर में एक और मॉडल पेपर पर, जो कि आपके हिंदी साहित्य का होने जा रहा है। इसका एक पेपर अनुवाद विज्ञान वाला हमने कल डिस्कस कर लिया था, और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर, जो मेजर वाले बच्चे हैं ना उनके लिए, हिंदी गद्य पर। ठीक है ना? तो हिंदी गद्य पर आज हम 15 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2026 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 90% पक्का। थंबनेल पर ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, जो लिखा हुआ है ना 100% सही है, 100% शुद्ध है। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम टाइम पर आखिरी समय में आपके लिए एकदम डूबते को तिनके का सहारा हो सकते हैं दोस्तों। और ये आजकल के क्वेश्चन नहीं है, ये पिछले 10 साल के पेपरों का निचोड़ है। जैसा मैं हर साल आप लोगों को मॉडल पेपर देता हूँ, आईएमपी क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम के समय में, उसी प्रकार से 2026 के एग्जाम के लिए भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अगर देखिए, रेगुलर क्लासेस लेते हैं ना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको कैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अगर नए छात्र भी हैं, तो भी एक बार विश्वास करके और ये 15 प्रश्नों पर तैयारी करके देखिए। नुकसान तो आपका कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं ना, तो जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या दिया था आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको फेल होने का डर है या पास होने में मैक्सिमम नंबर चाहिए, दोनों ही प्रकार के छात्र इन 15 प्रश्नों के माध्यम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चनों की मैं विशेषता पहले ही बता दूं, ताकि आप लोग देखिए बार-बार पेन लेकर के फिर ना टिक वगैरह करूँगा, टाइम बहुत चला जाएगा, सेशन लंबा हो जाएगा। मॉडल पेपर है, सिर्फ यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करना है, इसलिए सेशन भी छोटा-सा होना चाहिए, लगभग 10-15 मिनट से अंदर-अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी पहले प्रश्न पे ही आप लोगों को बता दूं कि इनकी क्या विशेषता है। देखिए, जो प्रश्न पर जहां पर अंडरलाइन कर रखा है मैंने, वो अंडरलाइन वहां पर हुआ है जो प्रश्न की मेन टर्म है, यानी प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा जाता है। क्लियर है? तो प्रश्न की भाषा, आप देखिए यहाँ पर इसी प्रश्न को अलग भाषा में पढ़ रहे हो। जब आप इसे अपनी किताब के अंदर खोलोगे ना, तो वहां अलग भाषा में पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर में जाओगे तो वहां पर भाषा कुछ और होगी। कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न होता एक ही है, पूछने का स्टाइल जो होता है ना, वो चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर आप प्रश्न की टर्म को समझने में कामयाब हो जाते हो, जैसे मैंने अंडरलाइन किया कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, अगर आपका फोकस वहां पर हो जाता है, तो आपसे चाहे किसी कितना भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप आसानी से उसका आंसर कर पाते हैं। क्लियर है? तो जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो प्रश्न की मुख्य टर्म है, मेन टर्म है। ठीक है? जैसे प्रश्न का कहना क्या है कि हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर लेख लिखें। क्लियर है? तो क्या दो बातें पूछी गई है यहां पर, हिंदी गद्य का स्वरूप और हिंदी गद्य का क्रमिक विकास, जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इस पर आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर निबंध लिखे। उद्भव एवं विकास किसका? हिंदी उपन्यास का। वहीं अगला प्रश्न है, रामगढ़ की रानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रामगढ़ की रानी का परिचय कंप्लीटली, या फिर अथवा में आ सकता है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने जो है 1857 की क्रांति में क्या योगदान दिया, समझाइए। क्लियर है? चलिए वहीं अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर सार गर्भित निबंध लिखिए, या हिंदी कहानी के विकास के अलग अलग चरणों को बताइए। वहीं अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का सारांश और केंद्रीय भाव समझाइए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए, बेसिकली यहाँ पर टिक होना चाहिए, लेकिन उसने कहा था, ये जो कहानी है ना, इसको कंप्लीट आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसका सारांश भी और केंद्रीय भाव भी। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वापसी कहानी का सार संक्षेप में समझाते हुए इस कहानी के जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, इनका चरित्र चित्रण करना है, साथ ही इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर है? तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि जो वापसी कहानी है उसको कंप्लीट पढ़ना है, और उसमें जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये 15 प्रश्न ऐसे हैं जो अति आवश्यक है एग्जाम के लिए। एक भी प्रश्न की एक भी टर्म को आपको इग्नोर नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटक से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पर नाटक से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? क्या समझते हैं? नाटक के प्रमुख तत्वों की विवेचना करते हुए हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। उद्भव और विकास बताना है आपको हिंदी नाटक के उद्भव विकास तत्व। क्लियर है? और हिंदी नाटक से क्या आशय है। 3 टर्म आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई है। वहीं अगला प्रश्न है, नाटक कौन सा? लहरों के राजहंस। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन-कौन से, उनका परिचय देते हुए मोहन राकेश के नाटकों में निहित आंगिक अभिनय पर प्रकाश डालिए। आंगिक अभिनय। ठीक है? वहीं अगला प्रश्न है, राजकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो राजकुमार वर्मा ने एकांकी, क्या नाम था उसका? दीपदान,
है ना? दीपदान का सारांश आपको बताना है। यही अथवा में प्रश्न हो सकता है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। क्लियर? वहीं अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी में निहित पन्नाध्याय के त्याग और एक निष्ठा के भाव का वर्णन कीजिए। तो दीपदान एकांकी में पन्नाध्याय ने कौन-कौन से त्याग दिए हैं, उनकी एक निष्ठा किसके प्रति रही है, इस सब का वर्णन करना है। साथ ही इस एकांकी के आधार पर सोना का चरित्र चित्रण भी आपको करना है। क्लियर है? सोना जो कि इस एकांकी की एक मुख्य पात्र रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाओं पर चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषागत विशेषताओं के साथ-साथ उनके साहित्यिक परिचय पर भी प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न नंबर 11 में भी 3 टर्म आप लोगों से मुख्य रूप से पूछी गई है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, भाषागत विशेषताएँ और साहित्य का परिचय। क्लियर है? चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। कुल मिलाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछी गई है। उसके बाद है कि द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल का सारांश प्रस्तुत कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी कभी-कभी आ जाते हैं। यहाँ पर 3 बातें आपसे अलग-अलग पूछी गई है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कौन-सा निबंध? अशोक के फूल। इस अशोक के फूल निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखना है ना, किसी किताबी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों में लेकिन सही तरीके से लिख करके आना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पथ के साथी संस्मरण में व्यक्त सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को विश्लेषित कीजिए। साथ ही पथ के साथी संस्मरण का सार लिखिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर वही 2 बातें पूछी गई, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय और साथ ही पथ के साथी संस्मरण का सार यानी सारांश, 2 बातें। अगला प्रश्न है, अमृतलाल बेगड़ की पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में नर्मदा नदी की सांस्कृतिक यात्रा और जीवन दर्शन को किस प्रकार चित्रित किया गया है, विशेष रूप से ओंकारेश्वर से खलघाट तक के मार्ग के रूप में। तो यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में आपको सांस्कृतिक यात्रा, जीवन दर्शन को पूरा चित्रित करना है, अच्छे से बताना है। साथ ही साथ में विशेष जो आपका फोकस होना चाहिए, ओंकारेश्वर से खलघाट तक के मार्ग को विशेष आपको इसमें समाहित करना है उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करती है। कहानी के आधार पर पुष्टि कीजिए तथा साथ ही भोलाराम का जीव व्यंग लेख का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सिंपल सी कहानी है। भोलाराम का जीव, है ना, व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार का क्या करती है? रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करती है। तो ये आपको बताना है, अपने आधार पर उसकी पुष्टि करना है। इसके अलावा भोलाराम का जीव जो व्यंग लिखा गया है, इसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। चलिए दोस्तों, तो ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रोमिस किया था, दीर्घ प्रकृति के प्रश्न। ये दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है जिनका उत्तर 800 से 1000 शब्दों तक आपको अच्छे से लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए, है ना? लेकिन शब्द अगर नहीं होना, कम कंटेंट होना, तो 500-600 शब्दों में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं जबरदस्ती उसमें कुछ भी शब्द, कुछ भी कहानियां लिख करके आ गए, क्योंकि वहां पर नंबर कट जाते हैं। जितना कंटेंट सटीक है, जितना कंटेंट आवश्यक है, उतने ही कंटेंट के साथ में आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जबरदस्ती कॉपी पेज भरने की जरूरत नहीं है। जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही आप आंसर दीजिए। बिना मतलब की गधा हिमाली मत कीजिए। गधा हिमाली करोगे तो नंबर भी उतने ही मिलेंगे। आपको पता है गधे को कितनी मजदूरी मिलती है, बिल्कुल उतने ही नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप गधा हिमाली करते हो तो, जबरदस्ती कॉपी भरने का काम करते हो तो जबरदस्ती कॉपी मत भरिए। जो पूछा गया है उसका सटीक आंसर दीजिए, चाहे वो कॉपी भराए या ना भराए, 1 कॉपी हो, 2 कॉपी हो या आधी कॉपी ही क्यों ना भराए, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लिखने की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपकी इस तैयारी में 4 चांद लगाने वाले 10 ऐसे कॉन्सेप्ट यानी लघु प्रकृति के प्रश्नों की, जो आपकी इस पूरी तैयारी को एक सुरक्षित आयाम तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, आपके अंदर थोड़ा बहुत भी कहीं अगर कमजोरी रही होगी, डाउट रहा होगा ना, तो वो अब जो 10 कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं लघु प्रकृति प्रश्नों के रूप में, वो आपकी कमजोरी को पूरी तरह खत्म कर देंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उपन्यास किसे कहते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में 3 बातें, उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के तत्व और उपन्यास के प्रकार, 3 बातें, लेकिन संक्षेप में लिखनी है 50 से 150 शब्दों के बीच में। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई और ग्राम खेरी, जिसे मंडला कहा जाता है, की लड़ाई में क्या हुआ था। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3 है, कहानी किसे कहते हैं। कहानी के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। 3 बातें यहां पर पूछी गई कहानी से संबंधित। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश, और वहीं पंच परमेश्वर कहानी
की विशेषताएं, दो बातें इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, वापसी कहानी की भाषा शैली और संवाद शैली बताइए। भाषा शैली और संवाद शैली, क्लियर। वहीं अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी के उद्भव एवं विकास की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, निबंध की परिभाषा दीजिए एवं निबंध के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का सारांश लिखिए, संक्षेप में लिखना है। प्रश्न नंबर 9, उत्तर योगी श्री अरविंद जी का जीवन परिचय। और प्रश्न नंबर 10 में रमेश चंद्र शाह का जीवन परिचय। ये 10, इसको आप कॉन्सेप्ट समझे या 10 लघु उत्तरीय प्रश्न समझे, जो समझना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। इन सभी के आंसर आपको निकाल करके पढ़ना है, चाहे आप अपनी पुस्तक से निकालिए, चाहे आप गूगल कीजिए, चाहे आप कहीं से भी आपको सामग्री प्राप्त हो पा रही हो वहां से पढ़िए। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं बिल्कुल एग्जाम टाइम पे आप अच्छे नंबरों से पास होना, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, डर है फेल होने का, तो दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने आज दिए हैं, पूरे विश्वास और पूरी उम्मीद के साथ में, हर साल मैं आपको देता ही हूं, इस साल भी दे रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ आप इन प्रश्नों को फॉलो कर सकते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अन्य छात्रों की तरह जो 90+% बना चुके हैं इन मॉडल पेपरों के माध्यम से ही। चलिए, लेकिन अब उन छात्रों के लिए मैं आगे का मेरा कुछ जो है कुछ वक्तव्य है, जो आगे उन छात्रों के लिए जिनके पास समय नहीं है कॉन्सेप्ट तैयार करने का, इनके आंसर तैयार करने का या नोट्स तैयार करने का, तो उन दोस्तों के लिए जरा रुक के रहिए। उन दोस्तों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चनों की, जो मैंने 15 दीर्घ प्रकृति के और 10 लघु प्रकृति के क्वेश्चन दिए हैं, आईएमपी क्वेश्चन, उनका उत्तर आपको नहीं निकालना पड़ेगा, उनके आंसर की नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कैसे होगा दोस्तों, तो इस सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ प्लान यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 प्रकार का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, 99 रुपए वाला, 249 और 398 वाला। ठीक है, 99 वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में किसी भी एक विषय की नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, आईएमपी क्वेश्चन आंसर 2026 के अकॉर्डिंग। तो वहीं 249 वाले सब्सक्रिप्शन में आपके जो मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य विषय, मेन विषय, जैसे 2 मेजर के सब्जेक्ट होते हैं, एक माइनर का, एक वोकेशनल का और एक ओपन इलेक्टिव का, कुल मिलाकर के 5 विषय आपके हो जाते हैं। 5 विषय आपको इस 249 वाले सब्सक्रिप्शन में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाए, यानी 5 सब्जेक्ट आपके मुख्य और 4 सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन वाले, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा 398 रुपए। ठीक है, 398 के सब्सक्रिप्शन में आपको जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्टों की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स मिल जाएगी। कैसे मिलेगा, तो जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, अभी ले सकते हैं क्लास के चलते दौरान ही, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी सारी जानकारी आप लोगों को हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सएप पर ही समझा दी जाएगी। आपको मैसेज मिलेगा, मैसेज के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को फॉलो करके आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तुरंत में ही आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आपको सभी नोट्स की लिंक प्राप्त हो जाएगी व्हाट्सएप पर ही, वहीं पर डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ फाउंडेशन की नोट्स लेना, तो 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप फाउंडेशन की नोट्स भी ले सकते हैं। क्लियर है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, चारों ही सब्जेक्ट है। प्रोसेस सेम है, पेज के स्क्रीनशॉट ले, नंबर पर व्हाट्सएप कर। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन हाँ, जाने से पहले सेशन अगर अच्छा लगा है और 3rd ईयर तक आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज स्टाइल में क्लासेस लेना चाहते हैं, तो चैनल को, इस वीडियो को फिलहाल तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि चैनल इधर उधर ना हो जाए। मैं एग्जाम के तुरंत बाद में 3rd ईयर की क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूँ, शुरू से 2027 की बैच को टारगेट करके। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।